ऐसी कोई करे पढ़ाई जिससे कोई जी न चुराए। नई नई हो बातें उसमें सारी बातें मन को भाए। बोझ हमें क्यों लगे पढ़ाई, मन कभी क्यों टिक ना पाए। बोझ हमें क्यों लगे पढ़ाई, मन कभी क्यों टिक ना पाए। कितना कुछ है याद करें हम, कितना कुछ भी याद करें हम, फुर से सब गायब हो जाए। मन दे कोई ऐसा ज्ञान हमें भी, मन की गांठें खुलती जाएं। जिज्ञासा हो शांत सभी की, भीतर का तम मिटता जाए। यही तो है हमारा एनईपी 2020। बच्चे की इसी डिमांड को फुलफिल कर रहा है हमारा एनईपी 2020। सबसे पहले जान लेते हैं कि किसकी कमेटी में बनाया गया। तो डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की कमेटी में ये बनाया गया, जो कि इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं। अप्रॉक्स 1994 से लेके 2003 तक रहे हैं इसरो के चेयरमैन। और एमएचआरडी मिनिस्ट्री के थ्रू बनाया गया था। बाद में इस मिनिस्ट्री का नाम चेंज होकर एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया गया। और जो 10+2 का कॉन्सेप्ट था वो 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट हो गया। इसमें नया क्या है ये तो हमने पढ़ाई था एग्जाम में। हाँ, एग्जाम में तो हमने सिर्फ यही पढ़ा था, 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट, और यही आने की वाला था। लेकिन लर्निंग शुड बी 360 डिग्री एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट एट ऑल लेवल, एट साइकोमोटर डोमेन, एट फिजिकल डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, इमोशनल डोमेन। एंड जो असेसमेंट होगा वो भी 360 डिग्री असेसमेंट होगा। सेल्फ असेसमेंट भी करेंगे बच्चे अपना, और पीयर ग्रुप भी करेंगे उनका असेसमेंट, और साथ में टीचर्स भी करेंगे। पहले क्या होता था, सिर्फ एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। जो बच्चे पढ़ने में तो बड़े अच्छे हैं वो तो क्लास में टॉप कर गए, बट जो खेलने में अच्छे हैं, जिनकी क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी है, जिनकी क्रिएटिविटी अच्छी है, उनकी तो कोई वैल्यू नहीं भाई। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी तो होलिस्टिक कार्ड बनेगा और 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड बनेंगे। उसमें सारी चीज़ें रिटर्न होंगी, ईच एंड एवरीथिंग, उसकी क्रिएटिविटी, उसने जो भी नया किया है, सब कुछ। तो ये हमारा कौन सा एनईपी है, ये हमारा थर्ड एनईपी है। तो पहले कब आया, पहले आया 1968 में, आफ्टर दैट 1986 में, उसी को अमेंड किया गया 1992 में, आफ्टर दैट अभी आया एनईपी 2020। अच्छा, इसके पहले भी तो एजुकेशन फॉर ऑल था। हाँ, एजुकेशन फॉर ऑल था। पहले जो हम थे, पहले हम लिटरेसी सेंटर थे, हमें लोगों को लिटरेट करना था। अब हम लर्निंग सेंटर बनेंगे कि हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखना है। सिर्फ बच्चों को ही नहीं, टीचर्स को भी सीखना है। टीचर्स नहीं डेवलप होंगे तो बच्चों को कैसे डेवलप करेंगे, ये भी तो बात है। और असेसमेंट की भी जो बात है, अब मल्टीलिंग्विज्म पे क्लास 5 तक बच्चा चाहे तो अपनी मदर टंग में, उसकी मदर टंग भोजपुरी हो, हिंदी हो, वट एवर लैंग्वेज दे है, वो अपनी लैंग्वेज में स्कूल में पढ़ाई कर सकता है। और 3 लैंग्वेज फार्मूला, एक उसकी मदर टंग होगी, एक कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, और सेकेंडरी वो फिर हिंदी या कुछ और चूज करना चाहे। रही बात संस्कृत की, तो इसके पहले क्या होता था, 8 तक हमें संस्कृत पढ़ना ही होता था, लेकिन संस्कृत अब ऑल लेवल पे ऑप्शनल हो गया है। बच्चा पढ़ना चाहे तो पढ़े, ना पढ़ना चाहे तो ना पढ़े। और सारे डोमेन्स पे होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनेगा, कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर पे सारे डोमेन्स को लेके होलिस्टिक कार्ड बच्चे का बनाया जाएगा। और बच्चों की आइडेंटिफाइंग द यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ द चिल्ड्रन। हर बच्चे में यूनिक कैपेबिलिटीज होती है। जैसे वर्ड के माध्यम से चीज़ों को चेंज किया गया, पहले उनको कहते थे विकलांग, आफ्टर दैट स्पेशल एबल, डिफरेंटली एबल, अब उन्हें दिव्यांग कहा जाता है। तो सच में वो दिव्यांग है। कभी आपने नोटिस किया होगा, मैंने तो ऐसा नोटिस किया है, एक बच्चे को मैंने देखा है कि वो आँख से, बच्चा नहीं मतलब मेरे रिलेशन में, मैं उनको जानती हूँ, पर्सनली जानती हूँ, उन्हें आँख से दिखाई नहीं देता है। बट वो जब आए मेरे फ़ोन, मतलब मेरे घर पे, मैं फ़ोन चला रही थी, तो उस टाइम वो भी स्क्रीन टच फ़ोन लिए थे। आई वॉज शॉक्ड कि उन्हें कैसे चला लेते हैं, हाउ इज़ दैट पॉसिबल। तब उन्होंने बताया कि मैं इसको, जब भी तुम कोई भी अपना बटन प्रेस करोगी 9, 1, 2, वो मैं आवाज़ से सुन के पहचान सकता हूँ। अब ये तो एक दिव्यांग जिसके पास हो वही जान सकता है, हमारे आपके बस की बात नहीं है, नॉर्मल इंसान के बस की। तो ये चीज़ मुझे, जब मैं उस दिन देखी ना, तो मुझे लगा कि सच में जब ऊपर वाला कुछ छीनता है तो बहुत कुछ के बदले देता भी है। तो ये तो चलिए हो गई वैसी बात है एनईपी की। फिर से आते हैं अपने एनईपी के टॉपिक पे। तो हमें हर बच्चे की यूनिक कैपेबिलिटीज़ पे ध्यान देना है और डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करनी है कि एक बच्चा यहाँ से आ रहा है, एक बच्चा वहाँ से आ रहा है, एक बच्चा कोई और लैंग्वेज बोल रहा है, एक बच्चा स्पेशली, मतलब एक बच्चा डिसेबल है,
एक बच्चा मतलब दिखने में तो डिसेबल नहीं है, पूरी तरह से फिट है, लेकिन वो माइंड से कुछ उसकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है। जैसे तारे ज़मीन पर मूवी, उसको उल्टा दिखता था, उसको डिस्लेक्सिया की प्रॉब्लम थी, बट उसके पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे थे। तो हमें हर बच्चे की कैपेबिलिटीज़ पे ध्यान देना है। और एक चीज़, हमें 5 I पे काम करना है। फर्स्ट आई इंडियन, हमें इंडियन मतलब लोकल कॉन्टेक्स्ट में बच्चे को पढ़ाना है। सेकेंड आई इंटरनेशनलाइजेशन, बच्चे को इतना पावरफुल बना देना है कि इंडिया एक ग्लोबल पावरफुल बन के उभरे और वो इंटरनेशनली कहीं भी जाए तो खुद को सेल्फ ड्रिवन कर पाए। थर्ड वन इम्पैक्टफुल, लर्निंग हम करके ही क्या करेंगे, हमारे ब्रेन पे उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है और हमारी लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो डजंट मैटर ऑफ लर्निंग। फोर्थ वन इज इंटरैक्टिव, लर्निंग जो है वो इंटरैक्टिव होनी चाहिए, ऐसा नहीं है वन वे नहीं होना चाहिए कि टीचर्स आए पढ़ा के चले गए, बच्चों को समझ आए ना आए, कोई मतलब नहीं। फोर्थ वन इज इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए एजुकेशन होना चाहिए। अच्छा, एक वर्ड मैंने लिखा है यहाँ पे इक्विटी, परख पे अभी आएंगे, ये असेसमेंट है। इक्विटी, इक्विटी मीन्स होता है इक्विटी, व्हाट इज बेसिक डिफरेंस इन इक्विटी एंड इक्वालिटी। इक्वालिटी तो हम दे ही रहे थे, किसी में कोई भेदभाव नहीं कर रहे थे। तो अभी एनईपी में ऐसा इक्विटी में क्या आ गया, ऑलरेडी हम एजुकेशन फॉर ऑल 6 to 14 ईयर्स तक किए ही थे, अभी वो एनईपी में चेंज होकर 3 to 18 होने जा रहा है, क्योंकि बच्चे की नींव ही कमजोर रहेगी तो बाद में उसको हम बेटर करके क्या करेंगे। प्री स्कूल में भेजते ही हमारे यहाँ, ऐसा है नहीं कि 6 ईयर पे ही एडमिशन्स होते हैं, लेकिन जो हमें राइट्स मिले हैं आर्टिकल 21A में हमारे बच्चों को, तो वो तो 6 to 14 ही था। तो एनईपी में ये चीज़ प्रपोज की गई है कि अब वो एजुकेशन 3 to 18 होगा। कस्तूरबा गांधी विद्यालय अब अप टू 12 लेवल तक होगा, इसके पहले 12 तक नहीं था कस्तूरबा गांधी, जो फीमेल के लिए होता था। तो ये हो गई इसकी बात। अच्छा, अब आते हैं इक्विटी और इक्वालिटी पे। इक्वालिटी मतलब होता है कि आपको जो पढ़ाया जाए वही हमें भी पढ़ाया जाए, हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जो कि पहले इक्वालिटी की ज़रूरत थी, लेकिन क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा मतलब लोग जेंडर बायसनेस हुआ करते थे, कास्ट बायसनेस हुआ करते थे, तो उनके लिए इक्वालिटी, वो इक्वालिटी की डिमांड करते थे। राइट टू इक्वालिटी है भी आर्टिकल 14 to 18, आप जानते ही होंगे। लेकिन अभी का क्या सीन है कि अभी इक्विटी की ज़रूरत है। कोई बच्चा डिसेबल है और कोई बच्चा नॉर्मल है, every child is special, every child have unique capabilities, so every child have unique identity and every child have unique method to learn the things। तो ये इस चीज़ को हमें हमेशा हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि हाँ, हर चाइल्ड की अलग कैपेबिलिटीज़ है तो उसे अलग तरीके से भी वो सीखेगा भी। तो जैसे डिसेबल चाइल्ड है या उसके आंखों से कम दिखाई दे रहा है, तो उसको हम हमेशा इक्वालिटी के चक्कर में, अगर हम क्लास में रोटेशन करते हैं, जो कि मस्ट है क्लास में, नहीं तो जो आगे बच्चा बैठता है वो हमेशा खुद को एज अ नेता ट्रीट करने लगता है कि मतलब हम ही पढ़ने में अच्छे हैं, हम ही से पूछा जाएगा। तो जो पीछे बच्चे बैठे हैं उनसे भी इंटरेक्ट करना उतना ही ज़रूरी है। फर्स्ट थिंग ये हो गई। तो फिर जो डिसेबल चाइल्ड है उसको इक्विटी देने के लिए, इक्विटी मतलब इक्वालिटी मतलब होता है क्लास 5th का बच्चा, क्लास 1st का बच्चा, जब दोनों के एग्जाम्स हों तो सेम क्वेश्चन आए, ये हो गई इक्वालिटी। इक्विटी में फर्स्ट क्लास का है तो उसको फर्स्ट क्लास के हिसाब से उसके एग्जाम्स में क्वेश्चन आया, जो 5th का है उसको 5th क्लास के हिसाब से उसके एग्जाम्स में क्वेश्चन आया। दैट इज डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी। जैसे आज के टाइम पे रिजर्वेशन, हम जनरल के मार्क्स के कट ऑफ अगर 135 जाते हैं तो ओबीसी के 130 जाते हैं, तो SC ST के 125 चले जाते हैं। दैट इज नॉट इक्वालिटी, ये इक्विटी है। उनको बराबर करने के लिए कुछ उनको स्पेशल कुछ वरीयता दी गई है। सेम एज इट इज हमें बच्चों के साथ करना है। जो बच्चे थोड़े अंडर परफॉर्मिंग हैं, बच्चों को स्लो लर्नर वर्ड नहीं यूज़ करना है, हमें हमेशा अंडर परफॉर्मिंग करना है। तो जो अंडर परफॉर्मिंग स्टूडेंट हैं तो उनके लिए हमें क्या करना है, उनके लिए हमें थोड़ा सा स्पेशल ध्यान देना होगा। हम कोशिश करेंगे जब भी क्लास में कुछ भी पढ़ाएं तो उनसे ज़रूर क्वेश्चन करें, उन्हें समझ में आए कि नहीं, तो इन बातों का ध्यान देना है। और असेसमेंट में की रही बात, तो वो पीयर ग्रुप से भी असेसमेंट ज़रूरी है, सेल्फ असेसमेंट भी बच्चों का ज़रूरी है, और वो सारा रिटन फॉर्म में होना चाहिए, ऐसे नहीं कि मतलब बस चल रहा है ठीक है। और जो टीचर असेसमेंट करेंगे वो भी, एक तो हो गया ये 360 डिग्री, मतलब सबने उसका असेसमेंट कर लिया, सबने सब चीज़ का असेसमेंट किया, ये भी ज़रूरी है, मतलब कॉग्निटिव, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, एवरीथिंग, इन एवरी डोमेन्स चाइल्ड शुड बी डेवलप। तो यही तो हुआ हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट तो पहले भी आया था, ये वर्ड ऐसा नहीं कि पहली बार आया है। ये होलिस्टिक डेवलपमेंट NCF में भी आया था, लेकिन शायद तब उतनी अच्छे से प्रॉपरली वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, शायद बिना ट्रेनिंग के इम्प्लीमेंट कर दिया गया, जल्दीबाजी में इम्प्लीमेंट कर दिया गया।
NEP 2020 में ये बहुत अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। फिर अब बात करते हैं सारे स्टेजेस की। फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज एंड लास्ट वन इज सेकेंडरी स्टेज। तो ये 4 स्टेजेस के ऊपर आएंगे। फाउंडेशनल स्टेज, उसका नाम ही है फाउंडेशनल स्टेज, मतलब उस स्टेज में बच्चे को जो भी बेसिक्स चीज़ें हैं, बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अच्छा, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एक अलग सा टॉपिक, वो हम अलग वीडियो में दिखाएंगे। अगर आपको चाहिए तो बता दीजिएगा, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना लेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। जो फाउंडेशनल स्टेज है उसमें एज जो होगी वो बच्चों की 3 to 8 होगी। उनकी क्लास क्या होगी, वो प्री स्कूलिंग 3 ईयर उनकी प्री स्कूलिंग होगी। आफ्टर दैट फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास। तो ये हो गया। उसमें क्या सीखेगा बच्चा, उसमें बच्चे को एक स्टोरी टेलिंग, क्रिएटिव थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग तो नहीं छोटे बच्चे को, लेकिन हाँ क्रिटिकल थिंकिंग, एक्सपीरियंसल लर्निंग से उसे सिखाना है कि वो खुद करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग। तो एक्सपीरियंसल लर्निंग भी इंटरव्यूज में कई बार पूछा जाता है क्या है वो, बच्चे को आप अपनी क्लास में एक्सपीरियंसल लर्निंग का माहौल कैसे देंगे। तो इस पर हम एक्सपीरियंसल लर्निंग पे भी एक अलग वीडियोज लेके आएंगे। तो ये हो गया हमारा फाउंडेशनल स्टेज। आफ्टर दैट आता है प्रिपरेटरी स्टेज। उसमें बच्चे को प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है। ये क्लास होगी 3 to 5 और एज जो होगी वो होगी 8 to 12। इसमें बच्चे को साइंस, मैथ्स, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग 3 आवर्स से उसको, अरिथमेटिक 3 आवर्स से उसको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, बखूबी इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। 3 आवर्स से तो बच्चे को पहले ही आ जाना चाहिए। 3 आवर रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक मतलब बेसिक उसको पहले ही स्टेज में आ जाना चाहिए। और सेकेंड वाले स्टेज में उसको मैथ, साइंस, लैंग्वेज ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करा जाना चाहिए। और टिल क्लास 5 वो मदर टंग में, उसका राइट है कि वो मदर टंग में अपनी एजुकेशन क्लास 5 तक प्राप्त करे। फिर आता है मिडिल स्टेज जिसकी क्लास है 6 to 8 और एज उसकी है 11 to 14। उसमें क्या है, बच्चों को कोडिंग, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सारी चीज़ों से उसे इंट्रोड्यूस करा देना है। ऐसा नहीं कि महारत हासिल करा देना है, लेकिन हाँ इंट्रोड्यूस करा देना है। और उसे एक उसी में वोकेशनल ट्रेनिंग भी बच्चे की स्टार्ट हो जानी चाहिए। बच्चा कोई आर्टिशियन से, कोई गार्डनिंग सीखना चाहता है, कोई कारपेंट्री सीखना चाहता है, कोई स्टिचिंग सीखना चाहती है, कोई ना कोई अपनी स्किल अगर वो डेवलप करना चाहता है तो ज़रूर डेवलप करे, ताकि बच्चा सिर्फ जॉब सीकर ना बन सके, एंटरप्रेन्योर भी फ्यूचर में वो बनना चाहे तो उसके पास कोई ना कोई कई सारी स्किल्स उसके पास हो। अब आता है लास्ट वन, सेकेंडरी स्टेज। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, क्रिटिकल थिंकिंग एंड मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ सब्जेक्ट। अब यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन सब्जेक्ट का क्या मीनिंग हुआ, अभी तो हमारे पास इसके पहले भी मल्टीपल ऑप्शंस थे। हम फिजिक्स पढ़ते थे, मैथ्स पढ़ते थे, केमिस्ट्री पढ़ते थे, बायो पढ़ते थे, लेकिन आपने ज़रूर देखा होगा लेना है तो PCB, लेना है तो PCM, ये डिवाइड हो गया। अभी क्या है, और जब लेना है तो फिर आर्ट में आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री ये सारे लो, उसके साथ आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। लेकिन अभी के बच्चों के पास, जैसे मुझे बड़ा इंटरेस्ट था कि मैं ड्राइंग करूँ, मुझे 10th तक मैंने ड्राइंग ली भी थी, लेकिन बाद में मुझे फिर मेडिकल फील्ड में जाना था, तो आफ्टर दैट मैंने PCB ले लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। लेकिन उसमें तो ऑप्शन ही नहीं थी कि मैं ड्राइंग हूँ। फॉर्चुनेटली अभी के बच्चों के लिए वो ऑप्शन आ गया है NEP 2020 लेकर। तो उसमें ऑप्शंस में ये है कि बच्चे अगर चाहें तो वो ड्राइंग के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, उसके साथ ह्यूमैनिटीज़ के भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी क्या होता है, बच्चे अपनी सिक्योरिटी के लिए, जिनको UPSC में जाना होता है, वो अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में चले जाते हैं। आफ्टर दैट उन्हें फिर से ह्यूमैनिटीज एकदम नई सी चीज़ लगती है, उन्हें जब डबल मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आपसे किसी का टारगेट हुआ कि उसको सिक्योरिटी भी मिल जाए और उसको फ्यूचर में सिविल सर्विसेज में ही जाना है, तो ह्यूमैनिटीज़ की भी सब्जेक्ट ले सकता है, और बाकी अपने सिक्योरिटी वाले जो भी उसके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी हो वो सब्जेक्ट भी ले सकता है। और उसकी स्किल तो पहले ही मिडिल स्टेज में थोड़ी स्किल उसने एक्वायर कर ही ली है। NEP इससे क्या होगा, तो आफ्टर दैट सारा NEP पढ़ने के बाद या सारा NEP देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद ये फाइनल सोल्यूशन निकलता है कि NEP विल हेल्प रिड्यूसिंग द ड्रॉप आउट रेट फ्रॉम स्कूल टू इन अर्ली एज, एट द एज ऑफ 18। बच्चों को अगर लैंग्वेज में डर लगता है, वो अपनी लैंग्वेज अच्छे से, किसी और लैंग्वेज में बच्चे स्कूल में गए, उनकी लैंग्वेज को तो कोई वैल्यू नहीं मिल रही, उनको इंग्लिश में ही पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। 1 साल, 2 साल, 3 साल वो सफ़र करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पढ़ाई से एकदम अजीज आ जाएंगे और पढ़ाई छोड़ देंगे। तो NEP जो है वो बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग बनाएगा, बच्चों को डिसीजन मेकर बनाएगा, क्रिटिकल थिंकर बनाएगा, साथ ही साथ उनके ड्रॉप आउट रेट भी कम करेगा। इंडिया बिकमिंग अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर आफ्टर NEP इम्प्लीमेंटेशन, यही तो गवर्नमेंट का गोल भी है। स्टोरी टेलिंग इन एवरी सब्जेक्ट,
हर सब्जेक्ट में स्टोरी टेलिंग हो सकती है, हर सब्जेक्ट में पोम्स हो सकते हैं, बच्चों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एट द प्री स्कूल लेवल, एट द प्री स्कूल और प्रिपरेटरी स्टेज बच्चों को हर सब्जेक्ट में हम चाहें तो एक स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। एट लास्ट NEP 2020 में यही है कि चाइल्ड शुड बी सेल्फ डिपेंडेंट। लास्ट में उसको सब लास्ट तक कुछ बच्चों को क्या होता है, वो 12th में पहुँच गए, उनको बोलना ही पड़ता है पढ़ो पढ़ो पढ़ो। उनकी पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट लेके आओ कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बनता है और खुद से ही पढ़ना, कुछ क्लासेस के बाद उन्हें बार बार कहना ना पड़े, वो सेल्फ डिपेंडेंट। तो NEP 2020 का यही गोल है कि ड्रॉप आउट रेट्स कम हो, बच्चों को पढ़ने में मज़ा आए, ना कि पढ़ाई बोझ करे। तो अभी स्टोरी टेलिंग के माध्यम से मैं एक पोम्स बोलती हूँ लास्ट में, और इसी के साथ वीडियो को भी एंड करती हूँ। इस पोम्स को बोलने का एक पर्पज़ है कि आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये पोम्स हम कौन सी पढ़ाई में यूज़ कर सकते हैं, मतलब कौन से सब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स। अक्सर हमें लगता है कि स्टोरी टेलिंग या तो सिर्फ इंग्लिश में हो सकती है या तो सिर्फ हिंदी में हो सकती है। सारे सब्जेक्ट में स्टोरी टेलिंग होती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, हिंदी, सिर्फ टीचर्स होना चाहिए उसको क्रिएट करने के लिए। तो चलो वो पोम्स पढ़ते हैं। एक राजा का था बेटा, 2 दिनों से था भूखा लेटा। एक राजा का था बेटा, 2 दिनों से था भूखा लेटा। 3 महात्मा सुनकर आए। कितने महात्मा? 3 महात्मा सुनकर आए, 4 दवा की पुड़िया लाए। 5 मिनट में गर्म कराई, 6-6 घंटे बाद पिलाई। 7 दिनों में आंखें खोली, 8 दिनों पीछे कुछ बोले। 9 दिनों में ताकत आई, 10वें दिन वो दौड़ लगाई। तो आपको बताना है ये पोम्स हम कौन से सब्जेक्ट में पढ़ा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ये पोम्स का सब्जेक्ट जरूर बताएं और ये बताएं आपको ये NEP का वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यू।